हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी, समझदार हो यार। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो और हम चलते हैं सीधा नोबल पे। तो मैं पिछला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुआन की सिर्फ फाइट ही फाइट हुई है और जुआन 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल से 7 स्टार के एडवांस लेवल पर पहुंच चुका था। साथ ही जुआन का जो नॉर्दर्न किंग था वो ऑब्सिडियन टावर के अंदर ही रह गया होता है और जुआन की फाइट हुई थी सदर्न हॉल मास्टर से, जिससे जुआन बुरी तरीके से पिटा था और लास्ट में जो जुआन ने उसे बचा लिया था। तो इसके बाद हमने देखा था कि जुआन ग्रेट वे के अंदर चला जाता है और ये एपिसोड भी मैंने वहीं पे एंड किया था। तो काफी सारे लोग कह रहे थे कि फाइट को एंड कर देते, तो गाइस जब फाइट एंड हुई थी तभी मैंने वीडियो एंड किया था और ये वीडियो जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब भी जुआन के टेलीपोर्टेशन ग्रेट वे के अंदर जाते ही पलक झपकते एक महीना एक हफ्ता भी बीत जाता है। यहाँ पे जुआन भी काफी हैविली इंजर्ड हो चुका होता है और जुआन को भी इसका बैकलैश झेलना पड़ा था और उनकी सोल भी थोड़ी सी डैमेज हो गई होती है। साथ ही नॉर्दर्न किंग ऑब्सिडियन टावर के अंदर होता है, जिसका मतलब सिंपल सा ही था कि जुआन ये फाइट हार गया था। हालांकि एक हफ्ते के अंदर जुआन की चोटें ठीक हो जाती हैं और जुआन भी उस दिन से शांत थे और धीरे धीरे अपनी चोटों को रिकवर कर रहे होते हैं। और जुआन की चोटों के कारण जुआन काफी ज्यादा नाराज भी होता है। हालांकि इस टाइम पे जुआन एक चीज को लेकर हैरान भी था और वो था नॉर्दर्न किंग, क्योंकि जुआन ने देखा था कि नॉर्दर्न किंग ऑब्सिडियन टावर के अंदर सील हो गया था और उसे प्रेशर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी जुआन देख सकता था कि जुआन के हाथ का स्पिरिचुअल प्रिंट अभी भी साइन हो रहा है और वो अभी तक गायब नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि नॉर्दर्न किंग अभी भी बचा हुआ है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जुआन ऑब्सिडियन टावर से काफी ज्यादा दूर होता है, इसलिए वो नॉर्दर्न किंग की सही पोजीशन और सही हालत का पता नहीं लगा पा रहा था और इसलिए वो केवल 5 साल इंतजार ही कर सकता था जब तक कि ऑब्सिडियन टावर ओपन नहीं होता। और यहाँ पे वो यही सोच रहा होता कि क्या 5 सालों में नॉर्दर्न किंग की बॉडी में कोई चेंजेस होंगे। हालांकि उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था और इसके लिए वो केवल 5 साल ही इंतजार कर सकता था। हालांकि जुआन खुद को कंट्रोल करता है, तुरंत ही सामने की सिटी की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद एक सिटी में पहुंचता है जिसका नाम होता है नानलिन सिटी। और यहाँ पे नॉर्थ वेनर पैलेस का साउथ पैलेस था। तभी जॉन खुद से ही कहता है यहाँ से गुजर जाने के बाद हमें नॉर्दर्न माउंटेन में पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे नॉर्थ डेसोलेशन पैलेस है। हालांकि नीचे जॉन एक एशियंट पैलेस को देखता है जो कि साउथ पैलेस होता है और इसके बाद जॉन नीचे के शोर शराबे को देखता है, कुछ लोग क्लेमों से खेल रहे होते हैं। साथ ही जॉन जब ध्यान से वहाँ पे देखता है तो उसे 5 मेडिसिनल कुलड्रोन भी दिखाई देते हैं, जिससे हल्की सी मेडिसिनल पिल की स्मेल आ रही होती है। और यहाँ पे जो 5 लोग जिस पिल को रिफाइन कर रहे होते हैं वो तीनों ही पिल टियर 3 की मेडिसिनल पिल होती हैं। ये देखकर जॉन तुरंत ही कहता है एल्केमी कंपटीशन और इसके बाद जॉन तुरंत ही उस सिटी के अंदर पहुंच जाता है और अपने सामने उन 5 लोगों को मेडिसिनल पिल को रिफाइन करते हुए देख रहा होता है जोयान। हालांकि यहाँ पे जोयान आया है या नहीं इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि सभी लोग पिल को रिफाइनमेंट को ही देख रहे होते हैं। हालांकि उन 5 फिगर के पीछे चेयर्स लगी हुई थी जिसमें 10 लोग बैठे हुए थे और वो जोयान की प्रेजेंस को फील कर लेते हैं। और तभी उनमें से एक ओल्ड मैन जोयान को काफी ज्यादा सरप्राइज तरीके से देखता है और इसके बाद वो तुरंत ही भीड़ से गायब हो जाता है। हालांकि इन 10 लोगों के जोयान को देखने के बाद तुरंत ही भीड़ भी जोयान की तरफ देखती है और काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि जो वास्तव में इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है वो पर्सन इतना ज्यादा यंग होगा। हालांकि इन 10 लोगों को लेकर जोयान भी काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि ये 10 के 10 टियर 4 के अल्केमिस्ट होते हैं। ये देख जोयान तुरंत ही कहता है 4 रैंक 4 के अल्केमिस्ट, 10 रैंक 4 के अल्केमिस्ट। मुझे डर है कि वेस्ट रीजन में अल्केमिस्ट अलायंस भी इतना बड़ा लाइनअप शो नहीं कर पाएगा। हालांकि जोयान ये देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक एल्डर खड़े होते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्टर, जब से आप आए सिर्फ देखे ही जा रहे हैं, क्या मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आपको इनवाइट कर सकता हूँ। उन एल्डर के खड़े होते ही बगल के 9 लोग भी तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान को देखते हुए काफी अजीब तरीके से कहते हैं ये कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इतनी कम उम्र में ये रैंक 4 का अल्केमिस्ट है, ये तो वास्तव में हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और इसके बाद वो ओल्ड मैन तुरंत ही जोयान को ग्रीट करता है। साथ ही वो शौक भी होता है क्योंकि यंग जनरेशन का ये पहला पर्सन कहा जा सकता है जो रैंक 4 का अल्केमिस्ट था और इतना ज्यादा यंग था और इस एल्डर ने अपनी लाइफ में देखा था। हालांकि तभी जोयान कहता है मिस्टर आप मजाक कर रहे होंगे, मैं बस किस्मत से रैंक 4 के अल्केमिस्ट में प्रमोट हो गया हूँ। तभी वो एल्डर जिनका नाम एल्डर हु होता है जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्टर आप मजाक कर रहे होंगे, आखिरकार एक रैंक 4 का अल्केमिस्ट बनना पहले ही आपकी पावर को प्रूव कर चुका है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि मिस्टर प्रेसिडेंट के तौर पर आए और इस कंपटीशन का लास्ट रिजल्ट अनाउंस करें। ये सुनकर सभी लोग तुरंत ही कहते हैं हाँ ग्रैंड मास्टर हु सही कह रहे हैं, हम 10 लोग अपने डिसाइबल्स के लिए भी चीजों को इजी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मिस्टर रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो वो रिजल्ट पूरी तरीके से फेयर होगा। तभी उनमें से एक एल्डर बांग्याओ कहते हैं मुझे नहीं पता ये मिस्टर कौन है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर हु ने उन्हें इन्वाइट किया है, तो मैं चाहूंगा कि पहले मिस्टर अपनी आइडेंटिटी हमें बताएं कि मिस्टर का नाम क्या है और वो किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। आखिरकार ये लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जोयान जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है आखिरकार वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है और उसके पीछे का फाउंडेशन क्या है। तभी अपना टर्की भी कहता है मैं जोयान हूँ और मैं अभी अभी नॉर्दर्न एरिया में आया हूँ और मेरे पीछे कोई भी सेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये देखकर
एल्डर्स काफी सरप्राइजिंग तरीके से जो यान को देखते और इसके बाद उनमें से एक एल्डर कहता है क्योंकि मिस्टर नॉर्था एरिया पे आ चुके हैं, ये भाग्य ही है कि आप हमसे मिले हैं। हमारे 5 क्लेनों के बीच में आज एल्केमिस्ट कंपटीशन है, तो आज के रिजल्ट के तौर पे हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी जॉन भी कहता है ठीक है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, वैसे भी मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, तो एक छोटा सा ब्रेक इसे माना जा सकता है। और इसके बाद वो अपने सामने वाले 5 लोगों को देखने लगता है जिन्होंने एक एक मेडिसिनल पिल अपने हाथ में पकड़ रखी होती है। तभी ग्रैंड मास्टर हु कहते हैं मिस्टर जियो यान, आप सभी लोगों के रोल मॉडल होने चाहिए कि वो इतनी कम एज में रैंक 4 के अल्केमिस्ट बन गए। इस चीज से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि हमेशा कोई ना कोई होता है जो आपसे बेहतर होता है, इसीलिए आप टियर 3 के अल्केमिस्ट बनने के बाद ये मत सोचिएगा कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया। हालांकि ग्रैंड मास्टर हु की बात को सुनकर आसपास खड़े हुए कुछ लोग तुरंत ही अपना मुंह बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ग्रैंड मास्टर हु जियो यान की चापलूसी कर रहे हैं। और जियो यान भी इन वर्ड को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अब तो उसे ऐसे वर्डों की आदत हो चुकी होती है। हालांकि तभी ग्रैंड मास्टर हु भी खुद को कंट्रोल करते हैं और अपने सामने वाले एक पर्सन को देखते हैं और फिर कहते हैं लेनर, अपने हाथ की मेडिसिनल पिल मिस्टर जियो यान को सौंप दें। आप 5 की पिल को देखकर मिस्टर जियो यान बताएंगे कि किस पिल की क्वालिटी सबसे अच्छी है। ये सुनकर 5 के 5 लोग तुरंत एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और जियो यान को अपनी अपनी मेडिसिनल पिल्स देने लगते हैं। इन पिल की क्वालिटी को स्कैन करने में जियो यान को बस कुछ ही टाइम लगता है, क्योंकि अपना ठरकी इन सभी चीजों पे ट्रेन हो चुका होता है। हालांकि इस टाइम पे इन 5 गोलियों को लेकर जियो यान काफी ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि इनमें 4 मेडिसिनल पिल की जो क्वालिटी थी वो तो ठीक थी, लेकिन एक जो पिल थी वो काफी लॉन्ग टाइम पहले रिफाइन की गई थी और जो इसे तुरंत ही पकड़ लेता है, क्योंकि इसके जो मेडिसिनल इफेक्ट थे वो काफी ज्यादा कम हो गए थे और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी अभी भी बाकी 4 मेडिसिनल पिल से ऊपर थी। ये देखकर जॉन को एक चीज तो पता चल जाती है कि पिल की अदला बदली की गई है और साथ ही साथ ये पिल ग्रैंड मास्टर हु के क्लेन के मेंबर ने उसे दी है। तो ये कहा जा सकता था कि इस पिल को ग्रैंड मास्टर हु ने ही रिफाइन किया होगा, क्योंकि इतनी हाई रैंक की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना कोई टियर 3 के मेडिसिनल टियर 3 के एल्केमिस्ट की बात नहीं थी और उन 5 के पास ऐसी एबिलिटी नहीं थी। इसीलिए जॉन पूरी तरीके से श्योर होता है कि ये पिल ग्रैंड मास्टर हु ने ही रिफाइन की है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिल किसने रिफाइन की थी, एल्केमिस्ट कंपटीशन में पिल को एक्सचेंज करना ये पहले ही रूलों के खिलाफ था और शायद ग्रैंड मास्टर हु को पहले ही पता था कि उनके क्लेन का मेंबर इन 4 लोगों से जीत नहीं पाएगा। शायद यही रीजन था कि उन्होंने ऐसा किया था। हालांकि रीजन चाहे कुछ भी हो, ये एल्केमिस्ट कंपटीशन के रूल्स के अगेंस्ट था और जोयान एक रैंक 4 का एल्केमिस्ट होने के नाते आंख बंद तो नहीं कर सकता था। इसीलिए जोयान तुरंत ही एक डिसीजन ले लेता है। उसी टाइम पे ग्रैंड मास्टर हु को भी 2 बार खांसी आती है और जोयान को देखते हुए अचानक उनकी आंखें साइन होती है। ये देखकर जोयान अचानक ही सिर हिलाता है और इसके बाद जोयान कहता है मैंने पहले इन 5 गोलियों की जाँच कर ली है और मैं इन सभी पिल्स के क्वालिटी और इफेक्ट को जानता हूँ। ये देखकर बाकी 4 क्लेन के मेंबर्स और एल्डर्स तुरंत ही कहते हैं ये तो अच्छा है मिस्टर जोयान, फिर आपको रिजल्ट को अनाउंस करना चाहिए। हालांकि इसी टाइम पे भीड़ में भी एक महिला सा ओल्ड मैन जोयान की तरफ देखता है और अपनी बत्ती सी दिखाता है कि जैसे वो भी इस रिजल्ट के लिए काफी ज्यादा बेकरार हो। तभी जोयान कहता है ये 5 मेडिसिनल पिल टियर 3 की मेडिसिनल पिल हैं। इनमें से 4 टियर 3 के इंटरमीडिएट लेवल की और 1 हाई रैंक की है और ये सभी की सभी कंप्लीट पिल हैं। और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक पिल को निकालते हुए कहता है ये वो पिल है और अपनी हथेली पे हु क्लेन के मेंबर की पिल को निकालता है जिसे उसने रिफाइन किया था। और इसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है हालांकि जॉन कुछ कह पाता उससे पहले ग्रैंड मास्टर वो अचानक ही स्माइल करने लगते हैं और बाकी के 4 लोग काफी ज्यादा उदास तरीके से जोयान को देखते हैं। जाहिर है वो इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे। तभी ग्रैंड मास्टर हु कहते हैं ऐसा लगता है कि अल्केमिस्ट कंपटीशन का विजेता मेरा हु क्लेन है, तो क्योंकि ये मामला है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने क्लेन मेंबर लाइनर की तरफ देखते हुए कहते हैं लाइनर जल्दी करो और ये सभी मेडिसिनल पिल ले लो, ये तुम्हारी विनिंग का गिफ्ट है। ये देखकर लाइनर भी तुरंत ही जोयान के सामने आ जाता है और वो 4 पिल लेना चाहता था, क्योंकि आखिरकार रूल यही था कि जो भी विनर होगा वो बाकी के 4 लोगों की पिल को ले लेगा। हालांकि वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लानियर को जोयान के सामने जाते हुए देखा था। लेकिन तभी जोयान एक बार फिर से कहता है रुकिए और थोड़ा वेट करिए और इसके बाद लाइनर को तुरंत ही रोक देता है। ये देखकर वो मैला कुचैला बूढ़ा भी जो भीड़ में खड़ा हुआ था अजीब तरीके से स्माइल करते हुए अपने दिल में कहता है बुरा नहीं है। और इसके बाद अचानक ही वो भीड़ से गायब भी हो जाता है। तभी ग्रैंड मास्टर हु भी कहते हैं मिस्टर जोयान इससे आपका क्या मतलब है। और जोयान की बात को सुनकर अब सभी लोगों का ध्यान बिल्कुल जोयान पे ही होता है कि आखिरकार जोयान क्या कहने वाला है। तभी जोयान कहता है ग्रैंड मास्टर हु आपने अभी पूछा कि इससे मेरा क्या मतलब है, मुझे लगता है कि इसका कारण आपको पता होना चाहिए। आखिरकार इस पिल की क्वालिटी इन 5 पिलों में सबसे अच्छी है, लेकिन ये पिल कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि काफी लॉन्ग टाइम पहले रिफाइन की गई थी। जोयान की बात को सुनकर पीछे के 8 लोग तुरंत ही कहते हैं ग्रैंड मास्टर हु आखिरकार क्या चल रहा है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर हु अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो अपने दिल में कोई बहाना सोच रहे हैं। और इसके बाद वो गुस्से से जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्टर जोयान हम पहली बार मिले हैं, लेकिन आप फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भला ये
ये कैसे हो सकता है, ये पिल सबके सामने अभी अभी रिफाइन की गई है। तभी जुआन कहता है तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? ये सुनकर ग्रैंड मास्टर हु तुरंत ही कहते हैं तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मैंने पिल को अदला बदली कर दी? इस टाइम पे ग्रैंड मास्टर हु का चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ गया था। हालांकि तभी उनके पीछे के 8 रैंक 4 के एल्केमिस्ट तुरंत ही आगे आते हैं और जोयान के पास पहुंचकर उस पिल को स्कैन करना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद कहते हैं मिस्टर जोयान, मुझे उम्मीद है कि ये पिल आप हमें सौंप सकते हैं। ये हमारे 5 क्लोनों के बीच का मामला है। अगर ये गोली वैसी ही है जैसा आपने कहा है तो हम इस मामले को खुद सुलझा लेंगे। और इसके बाद उन 8 में से एक हाफ एजेंट मैन तुरंत ही आगे बढ़ता है और जोयान से काफी पोलाइटली बात करता है। इस टाइम पे ग्रैंड मास्टर हु ऐसी स्थिति को देखते तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोयान उनके खिलाफ ऐसा कुछ कहेगा। उन्होंने सोचा था कि जोयान के पीछे कोई भी सेक्ट और गुट नहीं है, इसीलिए वो जोयान को डरा सकते हैं और वो उन्हीं की तरफ फैसला सुनाएगा। हालांकि इसी टाइम पे जोयान भी स्माइल करता है और अपनी पिल को उस हाफ एजेंट मैन की तरफ बढ़ा देता है। और इसके बाद वो हाफ एजेंट मैन तुरंत ही ग्रैंड मास्टर हु की तरफ देखते हुए कहता है अगर ये बात वैसी ही है जैसी मिस्टर जोयान ने कही तो मुझे डर है कि ग्रैंड मास्टर हु को हमें जवाब देना होगा। और इस टाइम पे इस हाफ एजेंट मैन के चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाई देता है क्योंकि वो इस तरीके से एल्केमिस्ट कंपटीशन को कई बार ऑर्गेनाइज कर चुके थे और हमेशा ही पास्ट में जोयान जैसा कोई पर्सन आता था जो बीच में इंटरफेयर करता था और लास्ट में हमेशा ही हु क्लेन जीतता था। लेकिन इस बार तो जोयान ने चीजों को काफी अलग तरीके से पेश कर दिया था। तभी ग्रैंड मास्टर हु तुरंत ही गायब होता है और जोयान के हाथ से उस मेडिसिनल पिल को पकड़ लेता है और कहता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ पोलाइट था, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे क्लेन मेंबर्स की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत करोगे। मुझे तो लगता है इस पिल को आप सभी लोगों ने एक्सचेंज किया है। हालांकि ग्रैंड मास्टर का हु हाथ जोयान के पास आने ही वाला होता है कि तभी जोयान की बॉडी से एक डुई वेब जनरेट होती है और बिना किसी डुई स्किल के आसपास के जितने भी लोग होते हैं तुरंत ही पीछे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर हु भी पीछे चले गए होते हैं। यहाँ तक कि काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर भी पीछे की तरफ चले गए होते हैं और काफी उदास तरीके से जोयान को देख रहे थे। इस टाइम पे उन 10 लोगों की नजरें भी जोयान पर थी और वो काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने का वो पर्सन जो कि इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है, यंग दिखाई दे रहा है, न केवल उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी बल्कि उसकी डुई पावर भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हालांकि यहाँ पे जोयान हर एक चीज को पूरी तरीके से इग्नोर करके ग्रैंड मास्टर हु को देखता है और जोयान की नजरों को फील करके ग्रैंड मास्टर हु तुरंत ही लड़खड़ाते हुए 1-2 कदम तक पीछे चले जाते हैं और तुरंत ही कांपती हुई आवाज में कहते हैं मुझे मत बताओ कि वो 9 स्टार डाउडी है। इतना यंग 9 स्टार डाउडी ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हु अकेले नहीं होते बल्कि आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आखिरकार जोयान ने अपनी एक फ्लक्चुएशन के साथ 10 रैंक 4 के एल्केमिस्ट और 10+ डाउडी लेवल के वॉरियर्स को भी पीछे धकेल दिया था। इसीलिए सभी लोग तुरंत ही कहते हैं ये बच्चा काफी ज्यादा अबनॉर्मल है और इसका फाउंडेशन बिल्कुल भी इजी नहीं लगता, हमें इसके साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इस टाइम पे किसी को भी ग्रैंड मास्टर हु की कोई फिक्र नहीं थी। तभी वो हाफ एजेंट मैन जोयान की तरफ देखते हुए कहता मिस्टर जोयान आप सच में काफी ज्यादा होनहार है, न केवल आप रैंक 4 के एल्केमिस्ट है बल्कि आप इतने ज्यादा पावरफुल भी हैं। ये तो वास्तव में हम सभी लोगों के लिए शर्म की बात है। और इसके बाद तुरंत ही अपने हाथों को बढ़ाकर जोयान को रिस्पेक्टेड तरीके से ग्रीट करता है और उस हाफ एजेंट मैन के ऐसा करने के बाद ग्रैंड मास्टर हु और उसके एक और बंदे को छोड़ने के बाद बाकी सभी लोग जोयान को झुककर ग्रीट करते हैं। ये देखकर जोयान स्माइल करता है और अपने बॉडी से रिलीज होने वाले ऑरे को तुरंत ही वापस ले लेता है। आखिरकार जोयान को पता था कि यहाँ पे उसके लिए कोई भी मैच नहीं है। यहाँ तक यहाँ पे जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो ग्रैंड मास्टर जू है जो कि एडवांस 8 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर था। हालांकि एक बार फिर से जोयान कहता है ग्रैंड मास्टर हु आपने अभी कहा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मुझे आश्चर्य कि अभी भी आप क्या सोचते हैं। इस टाइम पे तो ग्रैंड मास्टर हु काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और उनके चेहरे से पसीना ही पसीना निकल रहा होता है। यहाँ तक कि वो बस यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उन्होंने जोयान को नाराज क्यों किया। तभी ग्रैंड मास्टर हु कहते छोटे भाई ये पहली बार है जब हम मिले हैं तो आपको इतना ज्यादा नाराज होने की क्या जरूरत है, आपको थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, इससे हम फ्यूचर में एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं और ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा, है ना। उनकी बात को सुनकर जोयान तुरंत स्माइल करते हुए कहता है फ्रेंड क्या मुझे आपसे दोस्ती करने की जरूरत है? आखिरकार एल्केमिस्ट कंपटीशन के रूल्स को ब्रेक करना और ऐसी गिरी हुई हरकतें करना क्या आपके पास एक एल्केमिस्ट बनने की योग्यता है? और इसके एक ही थॉट के साथ जोयान की स्पिरिचुअल पावर का जो प्रेशर होता है तुरंत ही ग्रैंड मास्टर हु के ऊपर बनने लगता है और ग्रैंड मास्टर हु तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं और जमीन तुरंत ही टूटने लगती है। तभी आलनर कहता है एंसेस्टर ग्रैंडफादर। उसने जब देखा कि उसके ग्रैंडफादर जोयान के द्वारा बुरी तरीके से सप्रेस किए जा रहे तो वो तुरंत ही अपने ड्यूकी अटैक जोयान के ऊपर चार्ज करता है। हालांकि जोयान उसे इग्नोर करते हुए तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है जिससे वो उड़ता हुआ भीड़ के ऊपर जाकर गिरता है और जिसके बाद जोयान कहता है हल्ला नहीं। आखिरकार वो एक 3 स्टार डाउडी होता है जिसकी पावर जोयान को देखने की भी जरूरत नहीं थी। तभी हाफ एजेंट मैन गुस्से में जोयान की तरफ देखते हुए कहता है लड़के आपको इतना ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए, ये नॉर्थ एरिया है, नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल की दुनिया और हु क्लेन नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का मेंबर है। अगर आप फिर से उनके ऊपर अटैक करते हैं तो नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल आपको जाने नहीं देगा। तभी जोयान कहता ओह आप नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल से हैं। जोयान के क्वेश्चन को सुनकर वो हाफ एजेंट मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का नाम सुनकर डर जाएगा। तभी जोयान कहता सही है अगर आप नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल से हैं। और इसके बाद जोयान उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और तुरंत ही जोयान के हाथ में उसकी बोन चिलिंग फ्लेम अपेयर होती है जिसका हाथ का क्लॉ क्रिएट करके जोयान तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ा देता है और वो क्लॉ तब तक उसे मारता है जब तक कि उसकी बॉडी
बॉडी में ब्लास्ट नहीं हो जाता। और इसके बाद जोयान कहता है अगर आप लोग नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल से हैं तब तो दया दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसे मारने के बाद जोयान की आंखें तुरंत ही ग्रैंड मास्टर हु की तरफ जाती है और किलिंग इंटेंट ऑरा से जोयान उसकी तरफ देखता है। इस टाइम पे ग्रैंड मास्टर हु ने भी सोचा था कि जोयान डर जाएगा, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था जोयान क्या सोच रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही कहता भाई तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए, नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के लोगों को मारना वो तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तभी जोयान कहता अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या वो मुझे जाने देंगे। और इसके बाद तुरंत ही एक फ्लेम का हाथ क्रिएट करके जोयान तुरंत ही ग्रैंड मास्टर हु की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर हु का दिल कांपने लगता है और वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है हॉल चीफ सू मुझे बचाओ। तभी अचानक एक पावरफुल ऑरा एशियन पैलेस में इकट्ठा होने लगता है और एक ब्लेड में कंडेंस होकर सीधा ही जोयान के क्लॉ अटैक की तरफ बढ़ जाता है। और इसके बाद एक आवाज आती है कभी कभी गलतियों को माफ भी कर देना चाहिए, लेकिन मिस्टर की हरकतें हमारे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल को अपमानित करने की लग रही है। और इस वॉइस के साथ तुरंत ही जोयान का क्लॉ अटैक भी गायब हो जाता है। हालांकि इस वॉइस को सुनकर जोयान टेंशन फ्री होता है, क्योंकि जब वो सिटी के अंदर एंटर हुआ था तभी उसने इस ऑरे को फील कर लिया था। और ये ऑरा स्टार्टिंग 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का था और ये कल्टीवेशन कुछ ऐसा था जिससे जोयान कुछ महीने पहले ही डरना भूल चुका होता है। अब तो बात ही छोड़ दो। हालांकि तभी ग्रैंड मास्टर हु के सामने एक हाफ एजेड मैन अपीयर होता है और उस हाफ एजेड मैन की शक्ल को देखकर ग्रैंड मास्टर हु काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे जोयान से डर नहीं था, क्योंकि उसके सामने भी एक 9 स्टार डाउडी था। इस टाइम पे हॉल मास्टर सू को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से उन्हें देखते हैं। और पांचों क्लोनों के बाद मतलब वो पांचों के पांचों क्लेन ग्रैंड मास्टर सू की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो 9 स्टार डाउडी के वॉरियर थे और ये कुछ ऐसी पावर थी जो कि उनके क्लेन के अंदर भी नहीं थी। और ग्रैंड मास्टर हु उन्हें इसीलिए बुला पाए क्योंकि हॉल मास्टर सू की वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। हालांकि इस टाइम पे ग्रैंड मास्टर सू जोयान को देख रहे होते हैं। हॉल मास्टर सू हालांकि अपने सामने जोयान की यंग चेहरे को देखकर वो अपने दिल में कुछ सोचते हैं। हालांकि ये चेहरा उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन वो पहचानने में कैपेबल थे कि यह वही पर्सन है जिसे हॉल चीफ ने पकड़ने के लिए कहा है। इस टाइम पे जोयान भी अंदाजा लगा लेता है कि हॉल चीफ सू ने उसे पहचान लिया है, लेकिन जोयान बस कोल्ड स्माइल पास करता है क्योंकि जोयान को पता था कि आज इन सभी को वो खत्म कर देगा। वो बंदा जोयान को तुरंत ही देखकर कहता है तुम तो वही हो ना जिसने एल्डर ली को मारा है। इस टाइम पे इसे पूरा भरोसा नहीं होता, इसलिए वो जोयान से पूछता है कि बताओ 7 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को मारने वाला पर्सन इतना ज्यादा यंग होगा। हालांकि उसने जब जोयान का स्केच फर्स्ट टाइम देखा था तो उसे काफी बड़ा झटका लगा था। हॉल मास्टर सू की बात को सुनते ही ग्रैंड मास्टर हु के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस मामले को सुना था और अब उन्हें समझ में आ गया था कि जोयान बिना किसी झिझक के उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा था। तभी हॉल मास्टर सू कहते हैं भाई क्या तुम मेरे साथ अकेले चलने वाले हो या तुम चाहते हो कि तुम्हें मैं जबरदस्ती घसीट कर ले जाऊं। इस टाइम पे वो जोयान की पावर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था जोयान बस एक यंग पर्सन है और वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के अंदर कई सारे एल्डर हैं और अगर वे सभी लोग हाथ मिला लेते हैं तो जोयान को जरूर ही पकड़ लेंगे। उसकी बात को सुनकर जोयान भी स्माइल करता है और कहता है क्यों नहीं तुम मेरे साथ चलो। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है क्या, लेकिन तभी जोयान स्पीड के साथ उसके पास आकर तुरंत ही उसके ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है कितनी खतरनाक स्पीड है। हालांकि वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और जोयान का अटैक को सप्रेस करने के लिए अपनी डुईक्यू से एक पंच को क्रिएट करके जोयान के ही पाम अटैक पर छोड़ देता है। हालांकि इसकी टक्कर के कारण वो इंजर्ड तो नहीं होता, लेकिन जोयान के पाम अटैक के फोर्स के कारण वो उड़ता हुआ जाता है। हॉल मास्टर सू के हवा तुरंत ही बदल जाते हैं। हालांकि उनकी बॉडी पीछे की तरफ उड़ रही थी, लेकिन वो जोयान को काफी ज्यादा गुस्से और सदमे से घूर रहे होते हैं। और इसके बाद वो जोयान को गौर से देखते हैं खुद को कंट्रोल करने के बाद, और काफी ज्यादा अनट्रस्टेड तरीके से जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं एडवांस 7 स्टार डाउडी ये कैसे हो सकता है। तभी अपना ठरकी एक काफी ज्यादा मोटिवेशनल भाषण देते हुए कहता है किसी का कल्टीवेशन कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह जैसे किसी की एज किसी की पावर डिसाइड नहीं कर सकती। अफसोस की बात है कि आपको ये समझने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक पंच बनाता है जिसमें जोयान की बोन चिलिंग फ्लेम अपेयर हो जाती है और उसे तुरंत ही वो ग्रैंड मास्टर हु की तरफ मारते हुए कहता है क्या आपको लगता है कि मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि आपके पास एक 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का सपोर्ट है। मुझे आप जैसे लोगों से नफरत है जो दूसरों को धोखा देते हैं। और जोयान के पंच के साथ ही वो पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं और टूट कर टुकड़ों में बदल जाते हैं, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम का एक एट्रीब्यूट आइस भी था जो की सबसे ठंडा था। बाकी के बचे 4 क्लेनों के लोग जब जोयान की इतनी खतरनाक ऑरे को देखते हैं तो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि हॉल मास्टर सू जो की 9 स्टार डाउडी थे वो तक जोयान के लिए मैच नहीं थे, तो भला उनका विरोध करने की हिम्मत और कौन उठा सकता था। इस टाइम पे पैलेस मास्टर सू का चेहरा तो पूरी तरीके से काला पड़ जाता है और वो जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के लोगों को घायल करने की। उसने देखा था कि जोयान ने ग्रैंड मास्टर हु को ऐसे ही मार दिया था और चाहे कुछ भी हो ग्रैंड मास्टर हु उसके नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के मेंबर थे। और इसके बाद पैलेस मास्टर सू तुरंत ही जोयान की तरफ काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ते हुए जाते हैं और अपना पाम अटैक जोयान की चेस्ट की तरफ चार्ज करते हुए कहते हैं रिलायंस पाम।
अंबानी जी अपनी रिलायंस लेकर यहाँ भी पहुंच गए। हालांकि जैसे ही पैलेस मास्टर सू इस अटैक को चार्ज करते हैं तो जोयान के चेस्ट के सामने अचानक ही कई पाम अटैक दिखाई देने लगते हैं, और अगर ये पाम अटैक एक साथ जोयान के ऊपर हो जाते तो संभावना थी कि जोयान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि अपने ठरकी के पास फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। इसीलिए जोयान के फोरहेड से तुरंत ही एक स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है और एक हैंड में कंडेंस होने लगती है, जिसके बाद जोयान कहता है स्काई रीचिंग हैंड। और जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं तो जोयान और पैलेस मास्टर सू तुरंत ही दो कदम तक पीछे हट जाते हैं। इस अटैक से जोयान को हल्का नुकसान तो हुआ था, लेकिन जोयान इंजर्ड नहीं हुआ था। हालांकि तभी ग्रैंड मास्टर सू हॉल मास्टर सू एक बार फिर से जोयान की तरफ बढ़ते हैं और एक अटैक में ही वो जोयान को मारना चाहते थे, लेकिन तभी जोयान कहता है गोल्डन एलिफेंट स्किल एक्टिवेट। और जोयान कितना कहते ही जोयान की हर एक मेरिडियन तुरंत ही काफी ज्यादा तन और कस जाती है और उनसे काफी पावरफुल पावर रिलीज होती है, जो कि जोयान के सामने एक गोल्डन लेयर क्रिएट कर देती है। और वो लेयर पैलेस मास्टर सू के अटैक को जबरदस्ती ही रोक देती है। और ये कुछ ऐसा था जैसे कि पैलेस मास्टर सू का पैर किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। तभी जोयान तुरंत ही उसे अपने से दूर करता है और इसके बाद फोर्स एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और इसके बाद जोयान की बॉडी में काफी ज्यादा पावर बढ़ती है और जोयान तुरंत ही पैलेस मास्टर सू का पैर पकड़ता है और एक मुक्की के साथ उसके पैर की हड्डी को तोड़ते हुए गोल गोल रानी घुमा के फेंक देता है। इस टाइम पे पैलेस मास्टर सू भी गोल गोल घूमते हुए सिटी के अंदर घुसते जा रहे होते हैं और जहाँ जहाँ भी वो गिर रहे होते हैं वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बनते जा रहे थे। हॉल मास्टर सू की यह हालत देखकर सभी लोग जोयान को देखते हैं और उनके दिल में काफी बड़ा सदमा होता है। हालांकि अभी भी जोयान काफी शांत होता और उसी गड्ढे को देख रहा था जिसके अंदर पैलेस मास्टर सू थे, और जोयान वहाँ पे काफी पावरफुल ऑरे को फील कर सकता था, जो देखकर जोयान तुरंत ही समझ जाता है कि पैलेस मास्टर सू किसी पावरफुल डू टेक्निक को समन करने वाला है। तभी जोयान कहता है लगता है ये अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल करता है और अपनी 10 उंगलियों से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। और इस फॉर्मेशन के साथ ही साथ जोयान के सिर पे एक काफी बड़ी फिंगर क्रिएट होने लगती है। हालांकि तभी पैलेस मास्टर सू कहता है स्पिरिट क्लास मिडिल लेवल डू टेक्निक ग्रेट फ्लोटिंग सील, और उसकी आवाज के साथ ही जोयान की आवाज सुनाई देती है स्पिरिट क्लास हाई लेवल डू टेक्निक डेसोलेशन फिंगर। उसी टाइम पे उस गड्ढे से क्यूब के आकार की एक सीलिंग मेथड जोयान की तरफ बढ़ती है और उसी टाइम पे जोयान के सिर के ऊपर जोयान की बोन चिलिंग फ्रेम से ढकी हुई फिंगर उस स्क्वायर की तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही इस टाइम पे जोयान की फिंगर में जो पावर होती है कोई नॉर्मल 9 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा बेचैन होते हैं। तभी सभी के सामने वो गोल्डन सील और जोयान की डेसोलेशन फिंगर आपस में टकरा जाती हैं, जिसके बाद अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा शहर कांपने लगता है। साथ ही साथ वहाँ पे चारों तरफ काफी खतरनाक प्रेशर और बोन चिलिंग फ्लेम फैली हुई होती है, और ये फ्लेम पावर जहाँ जहाँ भी जा रही होती है वहाँ की सारी ही इमारतें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। यहाँ तक कि कुछ डाउडी लेवल के वॉरियर भी इसकी चपेट में आके परलोक सिधार चुके होते हैं। इस अटैक की पावर को देखकर वहाँ खड़े किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि जोयान वास्तव में 7 स्टार डाउडी होगा। हालांकि इस फ्लैक्चुएशन के बीच में अचानक ही क्रैक की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद किसी को भी पता नहीं होता है कि आखिरकार कौन सा अटैक डिस्ट्रॉय होने वाला है, डेसोलेशन फिंगर या फिर वो सीलिंग मेथड। और ये जानने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और इस टाइम पे उस गड्ढे के नीचे पैलेस मास्टर सू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि शायद दूसरों को पता हो या ना हो, लेकिन स्क्वायर सील मेथड ये उसी का अटैक था और जिस चीज पे क्रैक आया था ये उसी के उस अटैक पर आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान का अटैक उसके अटैक को सप्रेस कर देगा। हालांकि ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि जोयान की डू स्किल की रैंक ज्यादा थी, बल्कि ये इसलिए भी था क्योंकि जोयान की प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ वो इंटरमीडिएट 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से भी फाइट कर सकता था, जबकि पैलेस मास्टर सू केवल स्टार्टिंग 9 स्टार डाउडी होते हैं। इसलिए वो तुरंत ही बौखलाते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मेरी स्क्वायर सील कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है, मैं इस बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। हालांकि वो ये बौखलाए हुए ही थे कि तभी जोयान का अटैक उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी बची हुई पावर जो कि बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी सीधा ही हॉल मास्टर सू की तरफ बढ़ने लगती है। इस टाइम पे सू ने ये भी देखा था कि जोयान के फेस इंप्रेशन स्टार्टिंग से लेकर अब तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, जिसका मतलब था कि वो जोयान के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। इस टाइम पे जोयान के अटैक को आता देखकर पैलेस मास्टर सू काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें पूरी खोखली हो गई होती हैं और वो सांस लेना भी बंद कर चुका होता है। और ये कुछ ऐसा था कि अगर जोयान अपने अटैक को अभी वापस भी ले ले तो हो सकता है वो डर के मारे ही मर चुका होता। हालांकि कुछ सेकंडों के बाद टकराने की आवाज सुनाई देती है, जिससे पूरी ही जमीन कांपने लगती है और अब तक आसपास के लोग भी काफी ज्यादा दूर जा चुके होते हैं, क्योंकि वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ एक एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हो चुका होता है जिसने अपने आसपास के 100 मीटर की हर एक इमारत को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस टाइम पे आसमान में भी अपना ठर इंप्रेशन लेस तरीके से खड़ा हुआ था। वो तुरंत ही चीजों को इग्नोर करता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जोयान अभी उस एशियन पैलेस को क्रॉस करने ही वाला था कि तभी जोयान अचानक रुक जाता है और इसके बाद उसके हाथ में दिखाई देता है उसका हैवी जुआन रूलर, जिसमें तुरंत ही व्हाइट कलर की फ्लेम अपियर होती है और जोयान फ्लेम डिवोरिंग सुनामी का अटैक करता है और एक स्लैश अटैक तुरंत ही उस एशियन पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। और इस टाइम पे हर किसी की हैरान नजरों के सामने एशियंट हॉल, जो कि नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के साउथ हॉल में था, तुरंत ही खंडहर में बदल जाता है, जिसका मतलब था नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल का साउथ हॉल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और क्योंकि साउथ हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है
इसका मतलब सिंपल सा था कि जोयान बहुत जल्दी ही उत्तरी एरिया में या नॉर्दर्न एरिया में फेमस होने वाला था। जिसके बाद हमें आसमान और डेजर्ट दिखाया जाता है और वहीं उस डेजर्ट में कुछ मैजिकल बीस्ट की लाशें दिखाई देती हैं और ये जो जगह होती है वो होता है रेड लोटस डेजर्ट, जो कि नॉर्दर्न एरिया का सबसे बड़ा डेजर्ट था। साथ ही ये नॉर्दर्न वेस्टलैंड बर्ड में सबसे बड़ी बंजर जगह कही जा सकती थी। हालांकि इस जगह पे रेत पीली मिट्टी जैसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ चट्टान के टुकड़े होते हैं जिनमें तो चलने में भी कठिनाई होती थी और वो इतने गर्म होते थे कि किसी के भी पैर को जला सकते थे। और यही एक रीजन था कि इसका दूसरा नाम बेयरफुट डेजर्ट पड़ गया था। और इस टाइम पे इस डेजर्ट के अंदर लोगों का एक छोटा सा ग्रुप आगे बढ़ रहा होता है और उनके माथे से पसीने की बूंदें टप टप आ रही होती है। हालांकि इसमें ज्यादातर लोग काफी नॉर्मल थे, लेकिन इसमें कुछ हाफ एजेड मैन थे जिन्होंने कढ़ाई वाले कपड़े पहने हुए होते हैं और इनका जो ऑरा होता है काफी पावरफुल दिखाई दे रहा था। साथ ही इस डेजर्ट का इनके ऊपर इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा था और ये लोग 9 स्टार एलाइट डाउडी होते हैं। और जहाँ तक बाकी लोगों की बात थी वो नॉर्मल डाउडी थे। हालांकि इन लोगों में एक शख्स ऐसा भी होता है जिसके ऊपर डेजर्ट का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। और इन छोटे से लोगों के ग्रुप में एक गंदे से कपड़े पहने हुए ओल्ड मैन जिसके कपड़े फटे हुए थे और ये एक बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा था, वही था जिसके फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो इस ओल्ड आदमी के नीचे पैरों पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा होता है जिसके कारण ये गिर नहीं रहा था, यानी कि फॉर्मेशन। और साथ ही साथ इस बूढ़े के पीछे इसी ग्रुप में एक ब्लैक कलर का डोपेंग पहने हुए पर्सन भी होता है और वो भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा था। और ये अपना टर्की जोयान ही था जो कि नॉर्थ एरिया की तरफ जा रहा था। आखिरकार साउथ हॉल को डिस्ट्रॉय करने के बाद एक हफ्ता बीत चुका होता है और इस टाइम पे जोयान को इस डेजर्ट को पार करना था, क्योंकि इसी को होकर जोयान नॉर्थ माउंटेन तक पहुंचेगा। और इस टाइम पे जोयान को इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसलिए जोयान को लग रहा था कि कहीं वो खो ना जाए। तो जोयान इस ग्रुप के साथ चलने लगता है और इसीलिए ये डाउडी लेवल के वॉरियर सभी को गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इस डेजर्ट के बारे में सब कुछ पता था। साथ ही साथ ग्रुप के सभी लोगों ने उन्हें 50 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दिए थे। हालांकि ये ज्यादा हो सकते थे, लेकिन ये लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इनकी सिक्योरिटी भी तो कर रहे होते हैं, इसीलिए ये कीमत किसी को ज्यादा महंगी नहीं लगती। हालांकि रेड लोटस डेजर्ट काफी ज्यादा बंजर था, लेकिन इसमें काफी ज्यादा छिपे हुए खतरे भी थे, जैसे कि काफी पावरफुल मैजिकल बीस्ट। आखिरकार नॉर्मल कोई मैजिकल बीस्ट तो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता था और यही एक रीजन था कि यहाँ पे नॉर्मल डाउडी लेवल की जीवन पे भी खतरा बना होता था। और इसी वजह से इस ग्रुप के अंदर 3 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर होते हैं। हालांकि इस टाइम पे जॉन बिल्कुल टेंशन फ्री चल रहा होता है और अपना टर्की जिस भी चट्टान पे पैर रख रहा था वो तुरंत ही टूट जा रही होती है। साथ ही यहाँ पे हीट के कारण जो फायर टाइप एनर्जी होती है वो भी जोयान की बॉडी के अंदर जा रही होती है, जिसे जोयान का कल्टीवेशन भी माना जा सकता था। हालांकि यह एनर्जी काफी ज्यादा कम थी और धीमे धीमे जोयान के लिए जा रही थी, लेकिन ये पहले ही काफी थी। पिछली बार जोयान जब ऑब्सिडियन टावर की जर्नी में गया था तब जोयान का कल्टीवेशन तो बढ़ गया था, लेकिन जोयान की जो पावर थी वो स्टेबल नहीं हुई थी और जोयान को भरोसा था कि इस धीरे धीरे अब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी के साथ वो अपनी पावर को स्टेबल कर पाएगा। हालांकि जोयान जैसे आगे बढ़ रहा था तो अचानक ये ओल्ड मैन जोयान का ध्यान अट्रैक्ट करता है। हालांकि कोई अगर नॉर्मल ओल्ड मैन होता तो जोयान का ध्यान कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता, लेकिन इसने जोयान का ध्यान अट्रैक्ट किया था। इसका रीजन था कि इस बूढ़े के ऊपर एक फटा हुआ ब्लैक कलर का कपड़ा होता है। हालांकि वो इसे पहचान तो नहीं पा रहा था, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसे जलाया हो। साथ ही यहाँ पे जोयान काफी ज्यादा शक भरी नजरों से इस ओल्ड मैन को देखता है, क्योंकि जोयान को उसके अंदर काफी दबंग फ्लेम पावर फील हो रही होती है, जिसके कारण जोयान को यह पता चल जाता है कि ये ओल्ड मैन फायर टाइप कल्टीवेटर है। साथ ही उसकी रैंक भी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि जोन अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन जोन को घंटा कुछ पता नहीं चलता। इस टाइम पे जोन इसकी हालत को देखकर यही सोचता है कि अगर ये फायर टाइप कल्टीवेटर है तो इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। आखिरकार वो किस टाइप की फ्लेम होगी जो कि इसकी ऐसी हालत कर सकती है। हालांकि जोयान जैसे ही उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से जांच करने के लिए यूज करता है, उस टाइम पे उस ओल्ड मैन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई होती है और वो थोड़ा धीमा हो गया होता है। और इस टाइम पे जोयान तो उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वो किस टाइप की फ्लेम होगी, जिसके बाद जोयान तुरंत कहता है क्या वो एक हेवनली फ्लेम हो सकती है। और इतना सोचने के बाद जॉन तुरंत ही एक झटके के साथ उसी ओल्ड मैन की तरफ देखता है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है। हालांकि तभी जॉन काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि वो ओल्ड मैन जस्ट जोयान के सामने होता है और जोयान को उम्मीद नहीं थी कि बिना उसे पता लगे ये बंदा उसके पास कैसे आ गया। हालांकि जॉन खुद को कंट्रोल करता है और इसके बाद उसी ओल्ड मैन को देखता है जो कि जमीन में पड़ा हुआ था और बुरी तरह से रो रहा था। और वो तुरंत ही कहता है, छोटे बच्चे, तुम इस बूढ़े आदमी को बिना किसी कारण के धमकाया है, मेरे पैर भी तुम्ही ने तोड़े हैं और मैं अब और नहीं चल सकता। उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर वो तीनों एलाइट 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर भी एक एक करके तीनों को देखते हैं। आखिरकार उन्होंने स्पिरिट स्टोन लिए थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सभी को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, लेकिन इस ओल्ड मैन की हरकतें उनकी स्पीड को धीमा कर रही होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट भी थे जो कि काफी पावरफुल थे। इस ओल्ड मैन की हरकतों के कारण वो भी इस तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। हालांकि यहाँ पे वो ओल्ड मैन तो रो रहा होता, बू 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 दर्द हो रहा है। तभी वो ओल्ड मैन भी अपने राइट पैर को तुरंत ही दोनों हाथों से पकड़ लेता और जमीन में लौटने लगता है। ये सुनकर एक पर्सन काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होकर
काफी बुरी तरीके से उसे देखता है। इस टाइम पे वो तीनों लोग उस बूढ़े को देखते हैं और इसके बाद जो यान को देखते हैं। वो समझ गए थे कि ये ओल्ड मैन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, उन्हें इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना था। इसीलिए उनमें से एक हाफिज मैन आगे बढ़ता है और कहता है, मिस्टर, टाइम कम है और रास्ता लंबा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द जर्नी को करना होगा। तो अगर कोई आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप थोड़ा देर और इस पेन को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और इसके बाद यहाँ पे डेजर्ट में काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाएंगे, जो कि हम सभी के लिए प्रॉब्लम भरा हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सोचना चाहिए। हालांकि उस हाफिज मैन की बात को सुनकर वो ओल्ड मैन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ भी ना सुना हो। ये देखकर आसपास के लोग काफी नाराज होते हुए कहते हैं, ओए बुड्ढे, मास्टर चैन तुझसे इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं और तुम उन्हें इग्नोर करने की हिम्मत करते हो। अगर आप अभी भी उठकर चुप नहीं होते तो हमें आपके साथ थोड़ा रूड होना होगा। इस टाइम पे जोयान भी अपने सामने ओल्ड मैन को देखता है जिससे वो पहले कभी नहीं मिला। हालांकि फिर भी वो उसके बारे में बात क्यों कर रहा था जोयान को समझ में नहीं आता। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन एक बार फिर जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, भाई तुमने मेरे पैर तोड़ दिए हैं, मुझे मुआवजा दो। ये देखकर जोयान थोड़ा सा उदास हो जाता है कि ये बंदा जानबूझकर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। हालांकि वो ओल्ड मैन जोयान को देख रहा था और जोयान भी देख सकता था कि इस ओल्ड मैन की बॉडी पे कुछ जले हुए निशान है, लेकिन जोयान उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। हालांकि तभी एक पर्स अचानक ही आगे आता और कहता है, बदबूदार बूढ़े, तुम अभी भी नाटक करने की हिम्मत करते हो। और इसके बाद वो अपनी डुई को चार्ज करके तुरंत उस ओल्ड मैन के सामने अपेयर होता है और उस ओल्ड मैन के कंधे को पकड़ने ही वाला था कि तभी वो ओल्ड मैन उसे देखता है और उसकी नजरों को देखने बस से वो हाफ एजेड मैन जो कि अभी अभी बढ़ा था, हिलने डुलने तक में कैपेबल नहीं होता। ये ऐसा था जैसे कि वो उस जगह पर जम गया हो और साथ ही साथ वो काफी डर जाता है। हालांकि तभी एक टकराने की आवाज के साथ वो कुछ दूर तक उड़ता हुआ जाता है और इस अटैक के साथ सभी लोग के फिर से इंप्रेशन बदल गए होते हैं, क्योंकि इससे हाफ एजेड मैन के कल्टीवेशन को सबसे ऊपर नहीं माना जा सकता था, लेकिन ये अभी भी 6 स्टार डाउडी था। लेकिन फिर भी वो उस मैले कुचले और फटे हुए बूढ़े को छू तक नहीं पाया था, जिसके कारण कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ओल्ड मैन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे सिर्फ जोयान ही नहीं बल्कि वो तीनों 9 स्टार डाउडी लेवल के हाफ एजेड मैन भी काफी ज्यादा सरप्राइज और सीरियस होते हैं। हालांकि जॉन कुछ कहने ही वाला था कि तभी जुआन जो कि आधे महीने से चुप थे तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोटे साथी, आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। इस बंदे का ऑरा काफी ज्यादा गहरा है, यहाँ तक कि मैं भी इसकी पावर को नहीं देख पा रहा। मुझे लगता है कि इसकी पावर पहले ही डाउडी लेवल को सप्रेस कर चुकी है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। जोआन की बात को सुनकर जोयान भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अगर डाउडी वर्ल्ड को क्रॉस कर चुका है इसका मतलब ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल, और यहाँ पे जॉन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। हालांकि जॉन के फेस के इंप्रेशन को बदलता हुआ वो ओल्ड मैन भी देख लेता है और इसके बाद जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं, आपको मुझे मुआवजा देना होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रोऊंगा। और इसके बाद वो ओल्ड मैन एक बार फिर से रोने लगता है, लेकिन इस बार किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अभी अभी उन्होंने ओल्ड मैन की पावर को देखा था। हालांकि वो केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि जॉन इस मामले को सुलझाने में कुछ करेगा, वरना बहुत जल्दी काफी सारे मैजिकल बीस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते थे। हालांकि उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर जोयान के भी दिल में पसीना आने लगता है कि एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर की ऐसी हालत जोयान सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है, एल्डर, इस जूनियर ने अनजाने में आपको पहले नाराज कर दिया था, तो अगर मैंने आपको नाराज किया है तो ये जूनियर आपसे माफी मांगेगा, भले यहाँ पे जोयान का मन हो या ना हो। ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का वॉरियर एक ऐसा वॉरियर था जिसके सामने पोलाइड होने के अलावा जोयान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और यहाँ पे जोयान बेकार की परेशानियों से भी बचना चाहता था। जोयान की बात को सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारे पास कुछ दिमाग तो है, तुम बूढ़े आदमी को धमकाने के बाद माफी मांगना भी जानते हो। हालांकि तुमने माफी मांग ली है तो मैं तुम्हारी चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा और मुआवजे को आधा कर दूंगा। तो 4 टियर 4 की मेडिसिनल पिल और ये मामला सुलझा लिया जाएगा। जॉन को झुकते देखकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही एक सेटिस्फाइड स्माइल करता है और तुरंत ही जमीन से उठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उसकी बात को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि टियर 4 की 4 मेडिसिनल पिल। हालांकि उन सभी तीनों लोगों को पता था कि ये कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन अब उन लोगों ने भी अंदाजा लगा लिया था कि सामने वाला पर्सन ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का विशेषज्ञ होना चाहिए, और इसीलिए वो इस मामले से थोड़ा दूर ही रहते हैं। हालांकि इस टाइम पे जॉन जैसे उस ओल्ड मैन के चेहरे पे स्माइल देखता है तो उसके दिल का डर तुरंत ही शक में बदल जाता है कि आखिरकार ये ओल्ड मैन उसके लिए चीजें जानबूझकर मुश्किल क्यों बना रहा है। साथ ही एक तरीके का इसमें अट्रैक्शन भी होता है। हालांकि जॉन तुरंत ही अपने दिमाग को कंट्रोल करता है और इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्टोरेज रिंग से 4 रैंक 4 की मेडिसिनल पिल निकाल लेता है। हालांकि ये 4 टियर 4 की मेडिसिनल पिल बेहद कीमती थी, लेकिन जोयान को इन्हें सौंपते हुए कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। आखिरकार एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट इन 4 टियर 4 की मेडिसिनल पिल के साथ उसके साथ आ सकता है, तो ये पहले ही इसके प्राइस के लायक था। हालांकि जैसे ही जोयान पिल उसे देने ही वाला था कि तभी ओल्ड मैन एक बार फिर कहता है, रुको, और जोयान का बढ़ता हुआ हाथ तुरंत ही रुक जाता है। साथ ही यहाँ पे जोयान थोड़ा सा चौंक भी जाता है और हैरान भी होता है। जोयान को नहीं पता था कि आखिरकार इस ओल्ड मैन की स्ट्रेटजी क्या है। हालांकि तभी ओल्ड मैन कहता है, बच्चे, मुझे टियर 4 की जो 4 पिल चाहिए वो है मेल्टिंग फ्लेम पिल, चेंजिंग फ्लेम पिल, एम्ब्रियोनिक फिनिक्स पिल और सेरीन विंड फ्लेम ट्रांसफॉर्मिंग, और इन 4 पिलों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
तो मुझे बताओ कि क्या तुम इन पिल को बाहर निकाल सकते हो। उसकी बात को सुनकर तो जियान काफी हद शक भरी नजरों से उसे देखता है, क्योंकि इतनी रेयर मेडिसिनल पिल के बारे में तो जियान ने सुना भी नहीं था। और यही सेम हाल उन 3 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का होता है, उन्होंने भी इस पिल के बारे में नहीं सुना था। इसके बारे में बात करना तो दूर की बात थी। हालांकि एक एल्केमिस्ट के तौर पर जोयान को इस पिल के बारे में काफी अच्छी समझ थी, और ये चारों टियर 4 की पिल थी। और जोयान कह सकता था कि ये सभी पिल फ्लेम फ्यूजन के लिए किया जाता है, और ज्यादातर एल्केमिस्ट इन पिल का उपयोग अपने बॉडी की फ्लेम्स को फ्यूज करने के लिए और उनकी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं, जिसके कारण उनकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही एक रीजन था कि ये पिल काफी ज्यादा रेयर होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें कोई जानता भी नहीं था। हालांकि इस बात को लेकर जॉन और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि इस ओल्ड मैन ने इन्हीं 4 पिलों को क्यों चूज किया है, क्योंकि उसकी पावर के साथ तो इन 4 पिलों को सैलो करना उसके लिए असंभव होना चाहिए, जब तक वो किसी पावरफुल फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज नहीं करना चाहता, उदाहरण के लिए हेवनली फ्लेम। हालांकि जॉन जैसे ये सोचता है तो उसका दिल कांपने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता, भाई तुम्हारे पास है या नहीं। तभी वो ओल्ड मैन कहता, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं फिर से रोऊंगा। हालांकि उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर जॉन तुरंत ही अपनी स्ट्रेटेजी को खगालना शुरू करता है, और जोयान के हाथ में 2 क्रिम्सन और एक हरी नीली पिल दिखाई देती है। ये तीनों पिल वही थी जो कि उस ओल्ड मैन ने मांगी थी। फ्लेम मेल्टिंग पिल, फ्लेम एक्सपेलिंग पिल और सेरेन बिल्ड फ्लेम ट्रांसफॉर्मिंग पिल। हालांकि उस ओल्ड मैन की एक और पिल थी जो कि फिनिक्स एम्ब्रियो पिल थी। उसके जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे वो जोयान के पास नहीं थे, और ये कुछ ऐसी पिल थी जिन्हें जोयान ने किस्मत से ही प्राप्त किया था दूसरों की स्टोरेज रिंग के अंदर। और जोयान इनका यूज तब करना चाहता था जब जोयान नेक्स्ट फ्लेम को सैलो करने वाला था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि जोयान के पास वो चांस नहीं था। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है, एल्डर आपको जिन 4 मेडिसिनल पिल की जरूरत है उनमें से मेरे पास केवल 3 ही है, क्योंकि ये काफी रेयर मेडिसिनल पिल है। उम्मीद है एल्डर समझेंगे। और इसके बाद जोयान तुरंत ही तीनों मेडिसिनल पिल उस एल्डर को दे देता है, और वो एल्डर ले लेते हैं और कहते हैं, छोटे साथी ये मेडिसिनल पिल तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि अभी भी आपके ऊपर कुछ बकाया है। और इसके बाद वो तुरंत ही एक अजीब स्माइल के साथ काफी ज्यादा स्पीड के साथ वहां से गायब हो जाता है, और जोयान से कहता है, हम फिर मिलेंगे। तो चलो गाइस, ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ और हम भी फिर मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो इसे